अधिकारी नहीं बनी लेकिन माँ बन गई। क्यों? दिव्या ने नव्या को देख कर के ऐसा सोचा। नव्या को देखकर दिव्या बहुत खुश रहने लगी और बार बार यह सोचती थी कि अच्छा हुआ मैं अधिकारी नहीं बनी। नव्या और दिव्या बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थीं। दोनों स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई साथ में की थी। नव्या और दिव्या दोनों पढ़ने में बहुत ही अव्वल दर्जे की थीं। नव्या और दिव्या दोनों गांव के अलग अलग परिवार की लड़कियां थीं। दोनों देखने में बहुत ही सुंदर थीं, बहुत ही अच्छी थीं। जो भी देखता वह कहता कि काश हमारी भी बेटियां इन्हीं दोनों की जैसी होती तो हमें कितना अच्छा लगता। दोनों बहुत ही संस्कारी थीं, पढ़ने में बहुत ही अच्छी थीं। दोनों में अंतर यह था कि नव्या के पिता श्री एक अधिकारी वर्ग के थे और दिव्या के पिता किसान थे। नव्या बहुत ही पैसे वाले घर की थी। उसके घर में किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हुई। लेकिन दिव्या के घर में हमेशा पैसे की कमी लगी रहती थी, क्योंकि दिव्या के पिता एक किसान थे और दिव्या को हमेशा कुछ न कुछ कमी का महसूस होता था। इन दोनों के स्टेटस में बहुत ही फ़र्क था। फिर भी दिव्या और नव्या बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। स्कूल जाना या कॉलेज जाना दोनों हमेशा साथ में किया करते थे। अगर दोनों में से कोई एक किसी एक दिन स्कूल नहीं गया तो दूसरा भी स्कूल या कॉलेज नहीं जाता था। देखते देखते दोनों नव्या और दिव्या बीए में पहुंच गई। दोनों के शादी की उम्र हो गई थी। अब हमारे बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। नव्या और दिव्या के माँ बाप को ऐसा लगने लगा था। नव्या बहुत ही अच्छे घर की थी, इसलिए नव्या की शादी एक आईएएस अधिकारी से हो जाती है। लेकिन वहीं पर दिव्या एक नॉर्मल घर की लड़की थी, तो दिव्या की शादी एक साधारण से परिवार में होता है। नव्या के पति आईएएस अधिकारी थे, तो नव्या के पति का यह कहना था नव्या को भी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहिए। बीए के बाद भी अगर नव्या आगे पढ़ना चाहती है तो नव्या पढ़ाई करेगी। नव्या के पति ने नव्या से पूछा कि तुम्हें कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या करना है। नव्या ने अपने पति से कहा, मुझे भी अधिकारी अर्थात ब्यूरोक्रेट्स में दाखिला लेना है। हमें भी कोई न कोई अधिकारी बनना है। नव्या के पति आईएएस होने के साथ बहुत ही सुशील और बहुत ही सज्जन आदमी थे। नव्या के आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हो गए और उन्होंने नव्या से बोला, ओके ठीक है, जो भी तुम करना चाहती हो वो मैं ज़रूर करवा लूँगा। उधर दिव्या के पति बहुत ही साधारण आदमी थे और दिव्या का पढ़ाई लिखाई में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह अब पढ़ लिख करके कुछ नहीं करना चाहती थी और उसने अपने पति से आगे की पढ़ाई या किसी भी नौकरी के लिए कोई जिक्र भी नहीं किया। इत्तेफाक की बात यह है कि नव्या और दिव्या दोनों साथ में ही माँ बनी। दोनों को पहला बेटा हुआ। दिव्या पूरी तरीके से बिजी हो गई थी, क्योंकि उसके घर में तो कोई नौकर चाकर की व्यवस्था थी नहीं। जो भी काम था उसे खुद करना था। लेकिन उधर नव्या के पति एक बहुत ही बड़े आईएएस अधिकारी थे, तो नव्या के घर में बहुत से नौकर चाकर का तांता लगा रहता था। नव्या ने अपने पति से बोला कि आपने तो बोला था कि आप हमें आईएएस पीसीएस की तैयारी करवाएंगे और आप हमें बाहर अर्थात दिल्ली तैयारी करने के लिए भेजेंगे। अब बताइए मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो एक बच्चा हो गया। तब उसके पति ने नव्या से बोला, नव्या तुम परेशान ना हो, बच्चे को 6 महीने का हो जाने दो। उसके बाद मैं गांव से अपने माँ को बुला लूँगा और यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। हम सब मिल कर के बच्चे को संभाल लेंगे। तुम दिल्ली चली जाना और वहाँ जा कर के बहुत अच्छे से तैयारी करना। तुम्हें कोई भी बाधा नहीं आएगी। यह सुनकर नव्या फूली नहीं समाई और उसने अपने पति को एक प्यारा सा झप्पी देते हुए कहा कि आप बहुत ही अच्छे हैं। शादी को बहुत दिन हो चुके थे। आज शाम को पता नहीं कैसे नव्या को दिव्या की याद आई। नव्या ने दिव्या को फ़ोन किया और उससे हालचाल पूछने लगी। नव्या ने दिव्या से कहा कि दिव्या मैं तो दिल्ली जा रही हूँ,
अपने आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तुम आजकल क्या कर रही हो? दिव्या ने बड़े ही मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब दिया। नव्या, यह कोई पूछने वाली बात है? मेरा एक बेटा है। आजकल तो मैं पूरे तरीके से अपने बेटे में बिजी हो चुकी हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी नहीं टाइम है कि मैं दिल्ली या कहीं और जाकर के किसी भी अन्य चीज़ की तैयारी करूं। मेरा मानना है कि जब मेरा बच्चा इस पृथ्वी पर आ गया है तो मैं अपना पूरा का पूरा टाइम केवल अपने बच्चों के पालन पोषण में दूं। नव्या यह बात सुनकर के हंसने लगी। नव्या ने बोला, दिव्या तुम कितनी चेंज हो गई हो। एक बच्चे के आने से तुम अपनी पूरी ज़िंदगी केवल उस बच्चे के नाम कर देना चाहती हो। कोई बात नहीं, मैं तो 6 महीने बाद दिल्ली जाऊंगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। दिव्या बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। दिव्या ने पूछा, नव्या तुम्हारे बच्चे को कौन देखेगा? तुम्हारा भी तो एक बहुत छोटा बच्चा है। तब नव्या ने बोला कि हमारे बच्चे को हमारी सास और हमारे घर के कुछ हेल्पर मिलकर के देख लेंगे। बच्चे को ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चे को केवल माँ ही पाले, घर के अन्य सदस्य भी तो बच्चे को पाल सकते हैं। इस तरह दोनों में वार्तालाप खत्म हो गया। नव्या मन ही मन फूले नहीं समाती थी कि वाह, मैं कुछ दिन के बाद दिल्ली जाऊंगी और वहां जा कर के अपने परीक्षा की तैयारी करूंगी। देखते ही देखते नव्या का बेटा 6 महीने का हो गया। नव्या के पति ने एक बार भी नव्या से नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा अभी 6 महीने का है, अभी मत जाओ, तैयारी करने के लिए कुछ महीने और रुक जाओ। क्योंकि नव्या का पति नव्या को देख करके समझ गया था कि इस समय नव्या केवल अपने परीक्षा की तैयारी करने के मूड में है। अगर मैं उसे यहाँ रोकूंगा तो यह उसके साथ ज़बरदस्ती वाली बात होगी। 6 महीने के बाद नव्या के पति ने दिल्ली के एक बहुत ही बड़े कोचिंग क्लास में नव्या का एडमिशन करवा दिया। नव्या अपने बच्चे को अपने पति और सास के पास छोड़ करके दिल्ली हॉस्टल में आईएएस की तैयारी करने के लिए चली जाती है। 1 साल की तैयारी के बाद नव्या का पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है। पीसीएस बनते ही नव्या का हाव भाव और नव्या के बात व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आ जाता है। 1 साल अपने पति अपने बच्चे से दूर रहने के बाद भी नव्या का अपने पति और अपने बच्चों में अब धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा था। नव्या के मन में अपने बच्चे के लिए और अपने पति और ससुराल के लिए कहीं कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। जब पीसीएस ऑफिसर बन गई तब नव्या के पति ने नव्या को बधाई दिया और नव्या से बोला कि अब तो तुम अपने छोटे से बच्चे को अपने पास रख सकती हो। एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इस बात का कोई भी जवाब नव्या ने नहीं दिया, मानो नव्या को सांप सूंघ गया हो। नव्या के पति समझ नहीं पा रहे थे कि नव्या जब हमारे पास थी तब उसका बिहेवियर कुछ और था। जब वह दिल्ली जाकर के आईएएस की तैयारी की, उसके बाद नव्या के व्यवहार में बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का परिवर्तन हो चुका है। एक दिन नव्या और उसके पति में बहुत ही जोरों की कहा-कही हुई। नव्या के पति बहुत ही ज़्यादा नव्या से नाराज़ हो गए और नव्या से चिल्ला करके बात करने लगे। नव्या के पति ने नव्या से बोला कि मैंने ही तुम्हारा एडमिशन दिल्ली में करवाया, इसके बाद ही तुम पीसीएस अधिकारी बन पाई। अगर मैं तुम्हारा एडमिशन दिल्ली में नहीं करवाता तो तुम पीसीएस छोड़ो, तुम एक कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाती। और आज तुम्हारे में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया है कि तुम हमसे ठीक से बात नहीं करती। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या तुम बताओगी? क्या बात हो गई नव्या? क्यों तुम इतनी उखड़ी उखड़ी रहती हो? झगड़े के कई महीने हो गए, दोनों में सही तरीके से बातचीत भी नहीं होता था। नव्या इस टाइप की लड़की हो गई थी कि वह अपने बच्चे से भी किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखती थी। उसे अपने बच्चे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। यह बात नव्या के पति को समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया नव्या के साथ कि नव्या अब ना तो हमसे बात करना चाहती है, ना तो हमारे पास आना चाहती है। नव्या से बात करते करते एक दिन नव्या के मुंह से एक बहुत ही अजीबोगरीब बात निकल गई, जिसे सुन नव्या का पति बहुत ही हैरान रह गया। नव्या ने बोला
कि हमें तुमसे तलाक लेने का मन करता है। ना तो मेरा तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तो तुम्हारे बच्चे में कोई भी इंटरेस्ट है। मैंने वहाँ पर किसी दूसरे लड़के को अपना दिल दे दिया है। अब मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। नव्या के पति यह बात सुनकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। नव्या के पति ने नव्या से पूछा कि वह कौन सा लड़का है। गरजते हुए नव्या के पति ने नव्या से पूछा, जिसको तुमने अपना दिल दे बैठा। नव्या ने बोला, वह लड़का कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। कॉलेज में पढ़ने के टाइम हमारे दोनों में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आईएएस पीसीएस की कोचिंग में उस लड़के को मैंने दिल दे बैठा। वह लड़का आज आईएएस अधिकारी बन गया है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ। नव्या के पति यह बात सुनते ही एकदम आग बबूला हो गए। नव्या के पति ने नव्या से कहा, क्या तुम पागल हो? तुम औरत हो या राक्षस हो? कैसे तुम अपने इतने छोटे बच्चे को छोड़ करके तुम किसी दूसरे पुरुष के बारे में ऐसे गलत बात सोच भी सकती हो? तुम्हारे जैसी तो हमने किसी दूसरे औरत को नहीं देखा। इन सब बातों से नव्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। नव्या तो केवल सोच रही थी कि अब हमें किसी न किसी तरह से तो तुमसे छुटकारा ही चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम हमें जल्दी से जल्दी तलाक दे दो। नव्या के पति ने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अगर तुमने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद किया है तो तुम किसी और की पत्नी बन करके नहीं रह सकती। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की रखैल बन करके रहना है तो तुम रहो, लेकिन मैं तुम्हें किसी की पत्नी नहीं बनने दूंगा। जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा तब तक तुम अपने बॉयफ्रेंड की पत्नी नहीं बन पाओगी। जाओ, जैसे मन हो वैसे रहो। जैसे मस्ती करना है तुमको वैसे मस्ती करो, लेकिन किसी की पत्नी बनने का अधिकार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। देखते देखते नव्या का बेटा भी 10 साल का हो गया। दूसरे माँ को देख देख करके नव्या का बेटा भी यह समझ गया था कि मेरी माँ अब मेरे साथ नहीं रहती है। ना तो मेरी माँ हमसे प्यार करती है, ना तो मेरी माँ मेरे साथ रहना चाहती है। नव्या का बेटा एक बहुत ही होनहार बच्चा था। पढ़ने में भी बहुत तेज़ था। वह अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन भी लाता था। नव्या का बच्चा देखता था कि दूसरे की माँ अब कैसे अपने बच्चे को प्यार करती है। मेरी माँ क्यों नहीं है? मेरे पास इस तरीके के कई सवाल छोटे से बच्चे के दिमाग में आया करता था, लेकिन नव्या के पति ने इस बात का कोई भी जवाब अपने बेटे को नहीं दिया। लेकिन अब धीरे धीरे नव्या का बेटा खुद ही बहुत होनहार और समझदार था। वह यह बात अपने आप समझ चुका था कि मेरी माँ अब मेरे पास नहीं रहती है। मेरी माँ का किसी दूसरे के साथ चक्कर है। इस बात को सुनते सुनते नव्या का बेटा बड़ा हुआ था और नव्या का बेटा भी अपने माँ से बहुत ही नफरत करने लगा था। देखते देखते नव्या और नव्या के पति की शादी को कई साल बीत जाते हैं। 13 साल शादी को हो जाता है। नव्या के पति डे बाय डे अपनी पत्नी से नफरत और भी ज़्यादा करने लगते हैं, लेकिन उधर नव्या को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे पति हमसे प्यार करें या हमसे नफरत करें। मैं रखैल ही बन कर के रहूँगी, लेकिन अपने पति की पत्नी बन कर के रहने का मुझे कोई शौक़ नहीं। नव्या के पिता एक बहुत ही बड़े अधिकारी थे। नव्या के पिता ने एक उल्टे सीधे केस में नव्या के पति को फंसा दिया था और इसी वजह से नव्या के पति कुछ दिन के लिए जेल की सज़ा भी काट करके आए थे। अब क्या? अब तो नव्या के पति और भी ज़्यादा नव्या से नफ़रत करने लगे और उन्होंने ठान लिया कि अब तो मैं अपनी पत्नी को तलाक हरगिज़ नहीं दूंगा। ना तो मुझे किसी दूसरे औरत की ज़रूरत है और ना ही तो मैं अपने पत्नी की ज़रूरतों को पूरा होने दूंगा। मेरी पत्नी किसी और की अब पत्नी नहीं बन पाएगी। मेरी पत्नी बनेगी तो अपने बॉयफ्रेंड की केवल रखैल ही बन करके रहेगी। नव्या के पति और नव्या अभी भी वैसी ही ज़िंदगी बिता रहे हैं। भगवान न जाने उन दोनों के साथ क्या होगा। यह सब बातें सुनकर दिव्या बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई कि जिस लड़के से नव्या का पहले कोई भी संबंध नहीं था, उस लड़के से शादी के बाद कैसे किसी का संबंध हो सकता है। दिव्या को दूसरों की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए दिव्या ने खुद ही नव्या को फ़ोन किया और नव्या से बात किया। जैसे दिव्या ने नव्या से बात किया, नव्या के बात करने का तरीका ही बहुत अजीब हो चुका था।
नव्या ने साफ साफ दिव्या को बोला कि जब जो लड़का हमें पसंद आएगा हम उसी लड़के के साथ अपना जीवन बिताना चाहेंगे। हमें अपने बेटे और अपने पति के पास नहीं जाना है। इन सब फालतू बातों का तुम हमें लेक्चर मत दो। दिव्या, अगर तुम हमें इन सब फालतू बातों में लेक्चर ज़्यादा दोगी तो मैं तुमसे भी अब बात करना बंद कर दूंगी। दिव्या हंसने लगी। दिव्या ने बोला, नव्या, तुम्हें देख कर के हमें तो लग रहा है कि कितना अच्छा हुआ हमने शादी के बाद आगे कोई दूसरी पढ़ाई नहीं की। शादी के बाद भगवान ना करे कोई भी औरत कभी आईएएस पीसीएस अधिकारी बने। दिव्या अपने ज़िंदगी के इतने साल नव्या के साथ बिताने के बाद पहली बार नव्या से ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी और उसे नव्या की हरकतों से नव्या पर हंसी आ रही थी कि नव्या तुम्हारा क्या होगा। दिव्या के आंखों के सामने नव्या का छोटा सा बच्चा दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो दिव्या के दिल को चीरते हुए कोई यह बात बोल रहा है कि मासी आप कितनी अच्छी हैं, एक मेरी माँ हैं। देखो मेरी माँ हमें बहुत बचपन में छोड़ करके चली गई जब मैं अपने माँ के अलावा किसी और को नहीं पहचानता था। दिव्या मासी आप कितनी अच्छी हो, भगवान करे सबकी माँ आप जैसी हो। दिव्या जोरों से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी क्योंकि कहीं ना कहीं नव्या से उसका बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था। साथ में उसके बच्चे और उसके पति के भी बारे में वह अच्छा ही सोचती थी। दिव्या मन ही मन अपने आप से बात करने लगी कि बड़े बुजुर्गों ने सही में कहा था कि अब बहुत जल्द कलयुग का अंत होने वाला है। एक माँ जो अपने बच्चे को कभी भी अपने आप से दूर नहीं कर सकती, वह या तो जानवर हो या इंसान हो। अगर इंसान ऐसा बन गया है जो अपने स्वास्थ्य के लिए अपने बच्चे को भी अपने आप से दूर करना चाहता है, मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कलयुग अब और भी लंबे समय तक चले। इस कलयुग का जल्द से जल्द अंत हो जाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई भी बुरी बात इस दुनिया में हो सकता है। क्योंकि जब हम एक जानवर को भी देखते हैं तो वह अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम करता है। अगर हम इंसान स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को धोखा दे देंगे, अपने बच्चे को छोड़ देंगे, तो उससे ज़्यादा बुरी बात इस दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकती है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरीके की और भी कई सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू।